चलिए आज हम लोग जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए एक डेरिवेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है विमीय विधि द्वारा सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक। इंग्लिश में इसे बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ये पेपर में आता रहता है, तो 11th क्लास वाले बच्चे इसे अच्छे से तैयार करें। एग्ज़ाम में इसे पूछते रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले जितने भी टीचर्स होते हैं या फिर बोर्ड वाले जो पेपर आते हैं उनमें इसे पूछा जाता है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल बोलते हैं समय, यानी एक ऐसा समय जिसमें वो देखिए सरल लोलक इस तरीके का होता है, तो इसमें ये घूम रहा है, जो आपने देखा हो घड़ियों में होता है नीचे, तो ये सरल लोलक है एक तरीके की। उन घड़ियों को बोलते हैं पेंडुलम वॉच, बोलते हैं पेंडुलम वाली घड़ियाँ। तो ये घड़ियाँ इस तरीके से जो घूम रही है, तो इसे बोलते हैं सरल लोलक। तो इसका एक आवर्तकाल किसे माना जाता है इसे समझना। मैंने कहा अगर ये इससे लटका हुआ है सरल लोलक, तो एक बार इधर गया, उसके बाद यहाँ आया, जिसका पूरा आवर्तकाल नहीं हुआ, इसका टाइम पीरियड अभी नहीं हुआ, फिर इधर गया, फिर वापस यहीं आ गया। तो अब इसका एक टाइम पीरियड पूरा हुआ है, तो इसे आप लोगों ने देखा होगा घड़ियों में इसे यूज करते हैं, इसे बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। हमें इसी का डेरिवेशन निकालना है। इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो जी वाली है एल है, और ग्रेविटी इसके नीचे कहाँ की ओर लगेगी, जी नीचे की ओर लगेगी। तो ये जो लटका हुआ, तो इसके ऊपर नीचे की ओर क्या लग रही है, इस पर ग्रेविटी लग रही होगी, तो ये जी है और जी एल है। आई बात समझ में थोड़ा सा। एल क्या है इसकी जी इफेक्टिव लेंथ और जी जी है। तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, हमें इसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लास्ट में एम उस फॉर्मूले में नहीं आएगी। हमें डेरिवेशन निकालना है इस फॉर्मूले का, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। हमें इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। चलिए तो देखिए, मैंने मान लिया कि जो टी है वो लेंथ की पावर एक्स, लेंथ की पावर x और मास की पावर बाई, और ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू उसकी पावर z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात में है। अगर आपने इससे पहले इन्हें नहीं देखा तो मैं इन्हें थोड़ा बता देता हूँ आपको। अर्थात दैट इज, आपने इसी को देखा है कि देखना छोटी क्लासों में कहीं कि t बराबर है, t बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनल का साइन है जी। बताओ कहाँ देखा था, ओम के नियम में, ओम्स लॉ। अरे सर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो भी समानुपाती आई, पोटेंशियल डिफरेंस करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर आपने क्या लिखा था, V बराबर आर आई, जहाँ R रेसिस्टेंस है, जहाँ R प्रतिरोध है। पढ़ा था इससे पहले कहीं? तो ऐसे ही इस साइन को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस साइन को हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। किताबें आप पढ़ोगे तो वहां पर होगी अनुक्रमानुपाती, इसी का एक और नाम है अनुक्रमानुपाती। समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, सीधे समानुपाती या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ये एक ही बात है, अलग नहीं है। चलिए सामने देखते हैं, टी प्रोपोर्शनल किसके माना है मैंने बताओ, एक्स की, एक्स पावर किसकी, एल की, एल की एक्स पावर। अच्छा फिर क्या माना है मैंने, एम की पावर बाई। एक और चीज मानी है मैंने कि जो टी है वो जी की पावर जेड के है। अगर मैं इन्हें कुछ इक्वेशन मान लूं, वैसे इन्हें इक्वेशन मानने की आवश्यकता नहीं है, अगर मैं इन सब इनको मिला दूं, तीनों संबंधों को मिलाने पर, तीनों संबंधों को मिलाने पर, नोट मत करना जब तक मैं ना कहूं, तीनों संबंधों को मिलाने पर, नोट करने के लिए टाइम लेगा, मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, वहां आप आराम से बैठ के नहीं इसे नोट कर लेना। ऑन कंबाइनिंग 3 रिलेशंस। कितने रिलेशन है हमारे पास, 3। कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, सिद्ध करो सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है या निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने, प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द इट्स मास, यानी उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको ये चीज मान के चलनी पड़ेगी कि वो जो मास है उसका, उसकी बाई पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए लास्ट में प्रूव नहीं होगा तो हम कह देंगे कि डिपेंड नहीं करता इस पे। चलिए तो यहाँ अगर मैं तीनों को मिला दूं तो इधर तो टी 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 दिख रही है, यहाँ क्या दिख रहा है, टी टी टी, तो यहाँ टी लिखेंगे अकेले, और इनको ऐसे लिख लेंगे सभी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करना, एल की पावर एक्स, एम की पावर बाई और जी की पावर जेड। कोई दिक्कत?
आपको ये भी बताया गया है अगर आप इसकी जगह बराबर लगाना चाहते हो तो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड ये तो LHS है, जी RHS है, तो हम इधर की ओर क्या करेंगे, बराबर लगा लेंगे इसकी जगह। यहाँ पर एक कांस्टेंट कर लेंगे K और इसे बराबर कर लेंगे L की पावर X, M की पावर Y, G की पावर Z। इक्वेशन नंबर जी हो गया अपना फर्स्ट। अब देखो अपन करने वाले क्या है, अगर हम इसकी विमाएं लिखेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो कई बार लिख देता है विमीय संतुलन द्वारा, जब क्या लिखा है विमीय विश्लेषण द्वारा, कई बार लिख देगा विमीय संतुलन द्वारा आप इसके डेरिवेशन को करो। तो विमीय संतुलन का मतलब समझ रहे हो, यानी डायमेंशनल जो बैलेंस की बात हो रही है उसका मतलब ये कि हम दोनों ओर के डायमेंशनल फॉर्मूला को सेम करेंगे, और सेम करेंगे तो वहां से किस किस की वैल्यू आएगी, एक्स की, वाई की और जेड की, उन्हें हम यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब विमीय सूत्र आपको मुझे उम्मीद है सबके आते होंगे कि नहीं आते, बताओ टी का विमीय सूत्र क्या होता है, टी का, अच्छा देखो जो भी विमीय सूत्र पहले अपन को मालूम है या हम जानते हैं, फिर उन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टी की विमाएं, टी की विमाएं, बताओ क्या होंगी टी की विमाएं, M0 L0 T। कल वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कल भी ये चीजें हुई हैं, यानी वी नो दैट डायमेंशंस ऑफ जो टी होंगी वो होंगी M0 L0 T। कोई दिक्कत, ऐसे ही L की भी विमाएं होंगी, तो L की विमाएं लिखते हैं, L की विमाएं, फिर बताओ इन्हें हम कहाँ रखेंगे, समझ में आ रहा है, इन्हें हम उठा के यहाँ रखेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू यहीं रख देंगे, हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो L की विमाएं, डायमेंशंस ऑफ L, अच्छा L में केवल आपको पता है केवल सिंगल L होती है, तो मैं इसकी जगह देखो ये तो M0 L0 T यूज कर लिया मैंने, इधर मैं केवल L ही लिख रहा हूँ, केवल L। L की विमाएं आपको याद होगी केवल L होती है, चाहो तो आप यहाँ विमा शब्द को यूज कर सकते हो, कोई L की अकेली है तो आप डायमेंशन यूज कर सकते हो, डायमेंशन ऑफ L सिंगल L, क्योंकि यहाँ पर T है तो मैंने उसको क्या अकेला LHS में अकेला है तो मैंने उसका पूरा लिख लिया, इसकी क्या लिखी केवल L की विमा लिखी तो L है, कोई दिक्कत। अगला बताओ M की क्या होगी, फिर सर M की विमा होती है, हमने पढ़ी है, M की विमा होती है M, मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। अच्छा अगला क्या है G, G की ज्यादा होंगी क्योंकि G बड़ा होता है थोड़ा सा, G की विमाएं, आ रहा है कुछ याद, LT इनवर्स 1, ये चीजें हम जानते हैं, हम इन्हें उठाएंगे यहाँ रख देंगे, LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 1 तो किसका होता है, वेलोसिटी का, वेग का होता है, तो LT इनवर्स 2, ये चीजें लिख लोगे, इंग्लिश बोलो, वी नो दैट dimensions of T, dimension of L, dimension of M, dimensions of G, इन्हें लिख लो। इन वैल्यूज को कहाँ रखेंगे बताओ हम, इक्वेशन फर्स्ट में, और वहां हम इसे डायमेंशन को दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। करो जल्दी से इतना, चलिए आगे देखिए, हम इन वैल्यूज को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इन मानों को या इन विमीय सूत्रों को, इन विमीय सूत्रों को समीकरण कौन से में रखने पर, एक में रखने पर। देखो मैं आपको फिर बता दूं कि डेरिवेशंस हैं, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है कि वो कैसे कराना चाह रहा है, लेकिन आंसर वही निकलेगा, है ना। कुछ सरल तरीके से करा देते हैं, कुछ कठिन से करा देते हैं, कुछ लैंग्वेज लिखाते ही नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेशन दो, माना ये तीनों कर दिया और जल्दी जल्दी जे भी नहीं किया, उसने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको। इन मानों को या इन विमीय सूत्रों को समीकरण एक में रखने पर, पुटिंग दीज डायमेंशनल फॉर्मूलास इन इक्वेशन फर्स्ट, रखना है इसमें फर्स्ट में। मतलब टी की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह क्या रखेंगे सर, टी की जगह रखेंगे M0 L
L0 M0 L0 और T। अभी इधर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो इधर होने वाली, और इधर तो देखो इतना पावर भी है उनके ऊपर। अभी लिखो मत ही, देख लो, नहीं तो लिखने वाले घर पे जाके नहीं बस लिख के रख देंगे इसे। L की जगह क्या रखेंगे? कैपिटल L। L की जगह रखेंगे कैपिटल L, और इसकी पावर कितनी? X। फिर इसकी जगह क्या रखेंगे? M। M की जगह कैपिटल M, इसकी पावर बाई। अगला बताओ, G की जगह LT इनवर्स 2, इसकी पावर Z। थोड़ा मैं इसे सही से लिख लेता हूं, LT इनवर्स 2। कोई दिक्कत? अब बताओ, इन्हें थोड़ा कैलकुलेट करना है हमें। M की पावर यहाँ 0, L की पावर 0, T की पावर ऐसी ऐसी लिख लिया मैंने। अच्छा इधर देखो क्या करेंगे हम, इस K को चाहो तो हटा सकती या लगा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत। ठीक है, ये वैसे हमें देखो, वैसे K कांस्टेंट है, आप जानते हो K कांस्टेंट है। मैंने कल भी कहा था आप कांस्टेंट को हटा सकते हो। कल मैंने 2 हटाया था, 3 हटाया था, याद आ रहा है कुछ? कल मैंने कुछ चीजों को हटा दिया था, जैसे 2 हटा दिया था, 3 हटा दिया था। आप चाहो तो विमीय सूत्र की चर्चा कर रहे हो तो आप उसे हटा दो, तो मैं यहाँ से हटा दूं, मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। मैं बगल में लिख दूंगा K कांस्टेंट है। K क्या है? कांस्टेंट। अपन कांस्टेंट को वहां से हटा सकते हैं, विमीय सूत्रों की चर्चा करें तो उसे हटा देंगे वहां से। तो इसकी पावर क्या बनेगी? फिर देखो M की पावर बनेगी सर बाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। M की पावर यहाँ से क्या बनेगी? बाई। L की पावर यहाँ से देखो बनेगी X, और यहाँ से बनेगी Z। तो बताओ डायरेक्ट अगर मैं लिखूं इस चीज को तो इस बात को समझ गए क्या? नहीं समझे? मैं समझ गया तो होशियार हूं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर प्रयास करता हूं। L की पावर X, M की पावर बाई, और लास्ट वाले का थोड़ा देख लो मैं क्या करने वाला हूं, L की पावर Z, या फिर मैं इन्हें अलग अंदर ही कर दूं, देखना ऐसे 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 समझ में आ जाएगी क्या तुम्हें? अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इसकी पावर अंदर जाती है कि नहीं जाती? L की पावर X ऐसे ही इधर चला जाएगा, M की पावर बाई ऐसे इधर देखो इधर। वो बच्चा मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जो कह देता है सर समझ में नहीं आया दोबारा बताओ, लेकिन वो खराब है जो बेचारा क्या करता है नोट करके ले जाता है और उससे कभी समझ में नहीं आया। उसके लिए टीचर दोबारा से समझा देगा, और लेकिन अगर तुम इससे पूछोगे नहीं, कुछ नहीं बोलोगे, तो घर जाकर तुम नोट करके ले जाओगे, घर से कुछ होगा समझ में आएगा नहीं। इसलिए आप क्या करो, पूछ लो, नहीं आया तो नहीं आया, अपनी हथियार सरेंडर कर दो। हाँ बिल्कुल सही सर, नहीं समझ में आया दोबारा बताओ। टीचर अच्छा होगा तो वो तो समझाएगा, नहीं होगा तो ठीक बुद्धि में कुछ ना घुसो। अगर ये चीजें टीचर बोल रहा है तो गलत है, टीचर को समझाना चाहिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, समझाना चाहिए, है ना। मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। ऐसे सारे टीचर अच्छे होते हैं मुझे छोड़कर, देखना सही है क्या? L की पावर X, M की पावर बाई, अगर अंदर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो L की पावर Z, T की पावर -2Z, T की पावर्स का मल्टीप्लाई बताया था कल मैंने आपको। देखो इसका इसको इस पर Z है, समझना मेरी बात को, तो L की पावर Z आएगी, और फिर इस पे भी तो पावर चढ़ी है ऑलरेडी, -2 चढ़ी है, और -2 और Z क्या हो जाएगा? -2Z। अब तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब जो करने वाले हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में के बारे में और लिख दो कि एक नियतांक है, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया, कांस्टेंट है वो, उसकी वैल्यू हम विमीय विधि से कभी नहीं निकालते हैं। मैं बताऊँ ये वैल्यू आपको 2 पाई डायरेक्ट रखनी पड़ेगी। के एक नियतांक है, वेयर के इज ए कांस्टेंट। तो M0 L0 T, अच्छा M की पावर पहले देखो, M यहाँ पहले है, मैं इसी इस क्रम में लिखना चाहूंगा, जैसे M लिखा है, L लिखा है, T लिखा है, इधर भी मैं इसी क्रम में इधर लिखूंगा जिससे मैं इनकी तुलना कर सकूं। तो M की पहले पावर क्या है? बाई है। M की पहले पावर क्या है? बाई है। अब तो समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा L क्या है? L की पावर X, और इधर L की पावर Z, दोनों एक ही है ना L। तो जब आधार समान होता है तो पावर क्या होती है? प्लस होती है, ऐड होती है। तो इसकी जो पावर पहले कितनी है? X है, इधर कितनी है? Z है, सर X + Z हो जाएगी। अभी मैं यही तो कर रहा था डायरेक्ट, बस तुम्हें समझ में नहीं है तो मैंने चलो छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो L की पावर क्या होगी, x यहाँ पर z यहाँ पर, तो क्या होगी पावर बताओ, x प्लस z। अच्छा t तो और कहीं दिख ही नहीं रही मुझे इसमें, तो t की पावर -2z। इक्वेशन नंबर सेकेंड। चाहो तो डायरेक्ट कुछ मत इक्वेशन बनाओ, जरूरत ही नहीं है, मत बनाओ, ऐसे ही रहने दो। m0 L0 t m की पावर बाई l की पावर x प्लस z t की पावर -2z। ये चीज समझ में आ गई सभी को? एक बार और बता दूं, बता दे दूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं आई। l की पावर x, तो मैंने पहले लिखा m की पावर बाई को, इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं दोबारा से, x प्लस z, क्योंकि दोनों एक ही है ln, और t की पावर -2z। अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज इधर है वही चीज इधर है, दोनों सेम है, तो जो पावर्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। MLT इधर भी है, MLT उधर भी है, लेकिन यहाँ देखो पावर यहाँ 0 है, यहाँ सर बाई है, इसका मतलब बाई की वैल्यू 0 आ गई। अगर हम दोनों की तुलना करें, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कई सारे बच्चे इन टॉपिक को सीखते ही नहीं है, उन्हें क्या करना है, बस पेपर में आएगा तो देख लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ दो। लेकिन सीखो, अच्छे टॉपिक हैं जी, मैं एक ही करा रहा हूँ, ऐसे तो मैं और करके लिए दे दूंगा कि घर से करके देखो। अच्छा बाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बाई देखो जो बाई है यहाँ m इधर भी है, तो बाई की जगह इधर क्या दिख रहा है आपको बताओ, 0। गलत है, तो बताओ बाई की वैल्यू आ गई, बाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। अभी हमें दो वैल्यूज और निकालनी है, बताओ कौन कौन सी निकालनी है, एक तो x निकालनी है और एक z निकालनी है। अच्छा तो यहाँ देखो x प्लस z की वैल्यू क्या है, x प्लस z 0 के बराबर होना चाहिए, समझो कोई दिक्कत है तो इसे मैं इक्वेशन मान लेता हूँ, एक हो गई तो दो हो गई इसे, क्योंकि इसे मानने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू निकलेगी सीधी। तो मैंने x प्लस z को 0 के बराबर माना, क्योंकि अभी डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी, नहीं आएगी, तो हमें इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा आगे। अच्छा आगे क्या है फिर, अच्छा इसकी पावर कुछ नहीं है, मैं अगर मान लूँ यहाँ पर कोई पावर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ कुछ ना कुछ पावर तो होगी, मैं इसे बल लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी बल लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी। बुरा तो नहीं मानेगा जी, नहीं मानेगा सर, तो नहीं मानेगा तो माइनस का 2z जो है, माइनस का 2z जो है वो 1 के बराबर होगा, माइनस का 2z किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से z आ जाएगा, देखो क्या आ गया z सर, माइनस का 1/2 आ गया। बताओ इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, देखो बाई आ गया, z आ गया, हमने सेकंड इसलिए मानी थी ना ताकि इस वैल्यू को आप पुट कर सके। तो z का मान, जिसे दिक्कत है तो पूछ लेना, समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, देखो आरो भली लगा दो कि सर समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है ना, कोई भी गलती नहीं की है, मैंने 2-3 बार इस चीज को समझा दी जहां तुम गड़बड़ी करोगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, फिर अगर कोई बच्चा, मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, इसके बाद कहेगा सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, तो आप जा सकते हो, यू कैन गो। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो आप यहाँ रुक सकते हो 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए रुकने के बाद अपने आप को इतना परिवर्तन देखोगे कि फिजिक्स तुम्हें आती है, बस घर जाके मेहनत करो। फिजिक्स से ऐसा 80 गिनना तो है नहीं है कि बस मैं क्लास में पढ़ा दिया हो गया तैयार, मैंने भी तो कभी ना कभी सीखे होंगे जी, तभी तो तुम्हें करा रहा हूँ, किताब से थोड़ी करा रहा हूँ। अच्छा पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकंड, इसमें हम रखेंगे, इधर से नोट हो गया होगा सबका, देखो जो वैल्यू निकल के आएंगे, बाई आ गई, z आ गई, तो मैं इधर से कर रहा हूं। देखिए क्या कहा रखेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या है सर, x की नहीं है, z की है, z की है माइनस का 1/2, और ये 0 के बराबर होना चाहिए। जब ये 0 के बराबर होना चाहिए तो मैं इसका प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1/2 इस प्लस और माइनस का। अब क्या कर सकता हूँ, फिर x को उधर भेज दो, 1/2, चाहो तो इसे भी कोई इक्वेशन मत दो, तीनों वैल्यू आ गई, x, y और z। इन वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण फर्स्ट में रख दो, आपका डेरिवेशन खत्म, x, y,
व z के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, नोट करने का पूरा टाइम दूंगा, पहले देख लो सामने। तो मैं जैसे ही रखूंगा तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत, t की वैल्यू किसके बराबर थी, k l की पावर x, तो l की पावर x का मतलब 1/2, m की पावर बाई का मतलब 0। देखो 0 पर डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने कहा था ये मास पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि पावर ही 0 हो गई। जब किसी की पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, x की पावर 0 अगर हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये चीज कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी, यानी जी m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल जो t होता है वो उसके मास पर डिपेंड ही नहीं करता है, और यहाँ क्या पावर आ गई, 0। अच्छा अगला क्या है फिर इसके बाद, L M और लास्ट में था G, G की पावर क्या थी, Z थी, Z की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो K L की पावर 1/2, M की पावर 0 का मतलब तो 1 हो गया सर, लिखूं मैं उसे 1, लिख दिया चलो अब तो मैंने। और G की पावर कितनी है, माइनस का 1/2। अच्छा इसका 1/2 का मतलब जानते हो क्या होता है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं इसका मतलब सर ये होता है, चलो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूं, और चाहे अपॉन में ले आओ नीचे वाले, इसे पूरे को अपॉन में ले आओ। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा दिया जिससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाए। t की वैल्यू k l की पावर 1/2 अपॉन, इसके अपॉन में आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बताओ ये बात जानते हो, अगर पावर किसी की पावर ऊपर निगेटिव है तो नीचे आके पावर किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव, तो ये भी पावर किसकी है, निगेटिव। मैं अपॉन में ले आऊंगा तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आपको अगर किसी ने नहीं बताया हो तो टेंशन मत लो, मैं हूं यहाँ पर। k की वैल्यू l को अगर मैं 1/2 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि l रूट के अंदर है। किसी ने बताया, चूंकि अगर कहीं पर x की पावर 1/2 है तो इसका मतलब ये होता है कि वो रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर होता है। यानी किसी की पावर अगर 1/2 है तो उसका मतलब हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसका हमें वर्गमूल निकालना है। बताया किसी ने, नहीं बताया तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। x की पावर 1/2 है तो वो रूट के अंदर होता है। अगर कहीं रूट की पावर हटानी हो, रूट को हटाना हो तो उसको पावर में क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। चलिए अगला बताइए क्या करेंगे इसके नीचे, फिर ऐसे ही नीचे कर लेंगे। हाँ अब देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों के ऊपर रूट चढ़ाए तो मैं ऐसे ऊपर चढ़ा सकता हूँ, पूरे पर चढ़ा सकता हूँ ना, क्या नहीं चढ़ा सकता। इस पूरे के ऊपर हम ऐसे k L/G, k की वैल्यू हम विमीय विधि से कभी फाइंड नहीं कर सकते है ना, हम इस k की वैल्यू को हम कभी नहीं निकाल सकते। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए, किसी को देखा गया तो इस k की वैल्यू निकल के आती है 2π, लेकिन हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते। जब मैं इसकी कल तुम्हें सीमाएं लिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हम कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी इस विधि से नहीं निकाल सकते। तो ये इतना ही डेरिवेशन है इसमें। तो आपको अगर k की वैल्यू यूज करनी हो तो कितनी हो जाएगी, 2π। डेरिवेशन खत्म हो गया, नोट करो जल्दी से।